हाँ जी, गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो कल हमने देखा था राजस्थान का परिचय और ईओ और का सिलेबस के बारे में डिस्कशन किया था कि हम इसमें क्या पढ़ेंगे और क्या नहीं पढ़ेंगे। तो आज हम हमारी सीरीज को स्टार्ट करते हैं और कंटिन्यू करते हुए आज राजस्थान का प्राचीन इतिहास शुरू करने जा रहे हैं, जिसमें हम अलग अलग सभ्यताओं के बारे में पढ़ेंगे और चीज़ें देखेंगे। तो जब हम प्राचीन इतिहास पढ़ते हैं तो एक टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग हम शुरू करते हैं चीज़ों को। तो अगर हम देखें किस टाइम के अकॉर्डिंग कैसे पढ़ते हैं, तो प्राचीन इतिहास में सबसे पहले जो टाइम पीरियड आता है वो आता है पाषाण काल। फिर पाषाण काल के बाद आता है सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता के बाद वैदिक सभ्यता या वैदिक काल बोल लो। फिर उत्तर वैदिक सभ्यता या उत्तर वैदिक काल। इन चीज़ों के बारे में हम ये पढ़ेंगे कि इनके टाइम पे राजस्थान में क्या हुआ, राजस्थान में क्या क्या साक्ष्य इनके मिले हैं, पाषाण काल के, सिंधु घाटी सभ्यता के, इन सब के क्या साक्ष्य मिले हैं राजस्थान में, राजस्थान की एंसेंट हिस्ट्री में इनका क्या योगदान रहा है, उनके बारे में देखेंगे। फिर उत्तर वैदिक काल के बाद महाजनपद काल आया। महाजनपद काल के बाद मौर्य काल आया। उसके बाद उत्तर मौर्य काल, इसको बोल दो मौर्य उत्तर काल। फिर गुप्त काल। और फिर गुप्तोत्तर काल। तो किसी भी प्राचीन इतिहास में अगर हम भारत की बात करें, भारत का प्राचीन इतिहास पढ़ते हैं तभी उसको हम पाषाण काल से शुरू करते हैं, और राजस्थान का जब प्राचीन इतिहास पढ़ेंगे तभी हम उसको पाषाण काल से शुरू करेंगे। हालांकि जब हम भारत का प्राचीन इतिहास पढ़ते हैं तो भारत का प्राचीन इतिहास डिटेल से पढ़ा जाता है और काफ़ी बड़ा एक टॉपिक हो जाता है। लेकिन जब राजस्थान का प्राचीन इतिहास पढ़ते हैं तो हमारे पास इतनी जानकारी राजस्थान के प्राचीन इतिहास की रही नहीं, साक्ष्य कम मिले हैं प्राचीन इतिहास के। तो हम वो चीज़ें कम है, हमारे पास सोर्सेज तो चीज़ें कम है, कम टाइम में कवर हो जाएगी, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। 3 दिन का रहता है सिलेबस प्राचीन इतिहास का, 3 दिन में राजस्थान का प्राचीन इतिहास कंप्लीट हो जाता है। तो अब हम देखें कि पाषाण काल को पाषाण काल क्यों कहा जाता है, कि इस टाइम जब मानव पहली बार अस्तित्व में आए थे तो उन्होंने पत्थरों के उपकरणों का यूज करना स्टार्ट कर दिया था, पत्थर के उपकरण बनाना स्टार्ट किया या उनका यूज करना स्टार्ट किया, तो उसको बोल दिया पाषाण काल। फिर सिंधु घाटी सभ्यता, तो जब धीरे धीरे मानव आगे बढ़ा, विकसित हुए, तो नदियों के किनारे अपनी बस्तियां बनाना उन्होंने स्टार्ट की। नदियों के किनारे क्यों? क्योंकि मानव की सबसे पहली जो ज़रूरत है, जो सबसे पहली आवश्यकता है, वो पानी होती है। फिर बाकी चीज़ें ऑटोमेटिक आ जाती है। और दूसरी चीज़, नदियों की जो आसपास की भूमि होती है वो उपजाऊ होती है, जो कृषि के लिए उपयोगी रहती है। तो इस वजह से मानव ने अपना सबसे पहला जो निवास था या कहूँ बस्ती बसाना स्टार्ट की तो नदियों के किनारे की। तो एक भारतीय इतिहास में एक सबसे बड़ी सभ्यता सामने आती है, सिंधु घाटी सभ्यता, उसके बारे में देखेंगे। फिर जब वेदों का लिखना स्टार्ट हुआ, वेद लिखना स्टार्ट हुए, तो वैदिक सभ्यता सामने उभर कर आई, जिसमें हम 4 वेदों के बारे में पढ़ते हैं, वो डिटेल है। यहाँ सिंपली राजस्थान के अकॉर्डिंग देखेंगे क्या है। फिर उत्तर वैदिक काल आता है। फिर उत्तर वैदिक काल में जो वहाँ के मानव थे वो कबीले के रूप में रहा करते थे। स्टार्टिंग में 1 कबीला, 2 कबीले, ऐसे मिलके सारे कबीलों में रहते थे। धीरे धीरे वो कबीले मिलकर उन्होंने जन का निर्माण किया। फिर वो जन आपस में मिलकर जनपदों के निर्माण करने लगे, और वो जनपद या तो आपस में मिलकर या युद्ध के माध्यम से या संधियों के माध्यम से आपस में मिलने लगे,
और महाजनपदों का निर्माण करने लगे। इसके कारण भारत के इतिहास में एक नया युग, एक नया काल प्रारंभ हुआ, जिसको हम महाजनपद काल के बारे में नाम से जानते हैं। तो इसमें महाजनपदों के बारे में पढ़ेंगे। तो भारत के इतिहास में 16 महाजनपद हुए। उन 16 महाजनपदों में से एक महाजनपद था मगध। उस मगध महाजनपद ने इन 16 महाजनपदों को विलय करना स्टार्ट किया, इनका विलय करना स्टार्ट किया और एक वंश स्थापित किया जिसका नाम है मौर्य वंश। उस मौर्य वंश जब स्थापित हुआ तो एक मौर्य काल युग आता है भारत के इतिहास में, मौर्य काल के नाम से जानते हैं। अब जैसे जैसे मौर्य काल अपने पतन के करीब पहुंचने लगा तो इसमें अयोग्य शासक आने लगे। उन अयोग्य शासकों के कारण इनके जो सामंत थे, इनके जो सेनापति थे, वो इनसे अलग होने लगे, स्वतंत्र होने लगे और उन्होंने स्वतंत्र राज्य की स्थापना करना स्टार्ट कर दिया। स्वतंत्र राज्य की स्थापना करना स्टार्ट कर दिया मौर्य काल। फिर उसको बोल दिया मैंने मौर्योत्तर काल। मौर्योत्तर काल के बाद एक टाइम पीरियड ऐसा आया जब एक वंश का उदय हुआ। उस वंश ने इन सभी सामंतों को, इन सभी राजाओं को एक धागे में पिरोने की कोशिश की। तो उस वंश का नाम है गुप्त वंश और इसने सभी सामंतों, सभी राजाओं को अपने अधीन कर लिया और चीज़ें वैसी चलने लगी जैसे मौर्य काल में थी। लेकिन इसमें भी मौर्यों के जैसे ही राजा आए, शासक आए, अंत में अयोग्य शासक आने लग गए। तो फिर से इनके जो सामंत या इनके जो सेनापति थे, उन्होंने स्वतंत्र होकर अपने अपने राज्यों की स्थापना करना स्टार्ट कर दिया। तो फिर यहाँ तक हम अपने प्राचीन इतिहास में चीज़ें पढ़ते हैं। तो हम पाषाण काल से शुरू करेंगे और गुप्तोत्तर काल तक एंशिएंट हिस्ट्री को कवर करने की कोशिश करेंगे। तो पाषाण काल को शुरू करते हैं। पाषाण काल की बात करें तो पाषाण काल को बेसिकली हम 3 काल में डिवाइड करते हैं। पाषाण काल को देखे जाए तो मेनली हम 3 काल में डिवाइड करते हैं। पहला पूरा पाषाण काल, पूरा पाषाण काल के बारे में देखो। इस समय का जो मानव था वो घुमक्कड़ प्रकृति का हुआ करता था। इसको पाषाण क्यों बोलते हैं? क्योंकि मैंने पहले बताया यहाँ पत्थरों का यूज होता था। पत्थर भी जो तीखे थे उनका उन्होंने यूज किया औजार के रूप में पशुओं का शिकार करने में। उन तीखे पत्थरों को बोलते थे पेबुल। धारदार या तीखे पत्थर होते थे उनको बोलते थे पेबुल। इन्होंने पेबुल का यूज करना स्टार्ट किया पूरा पाषाण काल में। पूरा पाषाण काल में घुमक करते हैं और जानवरों का शिकार करना स्टार्ट कर दिया। इसके बाद जो काल आया उसको बोलते हैं मध्य पाषाण काल। मध्य पाषाण काल में जो पत्थर थे उनका जो आकार था वो धारदार होने लगा। पूरा पाषाण काल के तुलना में ज़्यादा धारदार होने लगा। मध्य पाषाण काल में ज़्यादा तीकोने होने लगे। इसी मध्य पाषाण काल में हुआ क्या, एक बार मानव शिकार कर रहा था किसी जानवर का, तो शिकार हुआ, उसके बाद वो पत्थर जाके किसी दूसरे पत्थर से टकराया तो वहाँ से चिंगारी उत्पन्न हुई, तो यानी आग का आविष्कार हुआ। तो आग लग गई वहाँ। फिर जो जानवर मरा था वो जानवर उस आग में पक गया। पकने के बाद जब उस मानव ने वो जानवर खाया तो उसका टेस्ट अलग आया। आज तो टेस्ट ही अलग है, ये क्या हुआ, ये कौतुक लगा एक तरह का उनको। तो फिर जैसे आगे वहाँ घास फूस जली उससे, तो घास फूस से भी उन्होंने देखा कि इसमें भी स्वाद अलग ही आया। तो मतलब कि मध्य पाषाण काल तक आते आते मानव ने आग का प्रयोग करना स्टार्ट कर दिया, या आग का आविष्कार हो गया था। आग का प्रयोग करना स्टार्ट कर दिया मध्य पाषाण काल में आते आते। इस मध्य पाषाण काल को पाषाण काल का संक्रमण काल कहा जाता है। इसी पाषाण काल को, मध्य पाषाण काल को पाषाण काल का संक्रमण काल कहा जाता है। फिर इसके बाद नव पाषाण काल आया। नव पाषाण काल में आदि मानव ने पहिए का आविष्कार स्टार्ट कर दिया, जिसको इतिहास की धातु क्रांति कहा जाता है, या कहूँ कि कृषि क्रांति कहा जाता है। उसके बाद मानव जीवन में क्रांति आई जब पहिए का आविष्कार हुआ, तो नवपाषाण काल में पहिए का आविष्कार हो गया। ये तो हो गई
अब बात करता हूँ मैं राजस्थान के अकॉर्डिंग क्या है। तो राजस्थान में बात करें 1870 के आसपास की, 1870 में एक साइंटिस्ट आया जिसका नाम था C.A. हैकेट। इस C.A. हैकेट ने राजस्थान में 2 जगहों पर उत्खनन किया। C.A. हैकेट ने यहाँ 2 जगह पर उत्खनन किया, पहला जयपुर में और दूसरा एक जगह पड़ती है बूंदी में, इंद्रगढ़ दूसरी जगह पड़ती है बूंदी में। इन दोनों जगह C.A. हैकेट ने 1870 में उत्खनन किया। तो यहां से इनको एक पत्थर की कुल्हाड़ी मिली, इनको यहां से एक पत्थर की कुल्हाड़ी मिली जिसको हैंड एक्स बोलते हैं इंग्लिश में। पत्थर की कुल्हाड़ी मिली साहब। इसके अलावा 1870 में C.A. हैकेट ने ये किया। इसके अलावा 2 साइंटिस्ट और आए, 2 इतिहासकार और आए कहूँ तो। पहले का नाम है सेटनकार। सेटनकार को ऐसे ही पाषाण उपकरण मिले झालावाड़ से, इसको मिले झालावाड़ से। इसके अलावा एक और बंदा था वी ओलचिन करके, दूसरा था वी ओलचिन। इस वी ओलचिन को भीनमाल से, जो अपने झालोर में पड़ती है, भीनमाल से ऐसे ही पाषाण उपकरण प्राप्त हुए। तो ये तो प्रारंभिक जानकारी हो गई। प्रारंभ में किस किस को कहाँ से हमें उपकरण मिले, साक्ष्य मिले, वो ये था। C.A. हैकेट को 1870 में जयपुर और इंद्रगढ़ से पत्थर की कुल्हाड़ी मिली जिसको इंग्लिश में बोलते हैं हैंड एक्स। और सेटनकार को झालावाड़ से प्राचीन पाषाण उपकरण मिले और वी ओलचिन को भीनमाल से प्राचीन पाषाण उपकरण मिले। अब अगर देखा जाए कि राजस्थान में सर्वप्रथम मानवीय हलचल कहाँ हुई है, तो ऐसा माना जाता है कि राजस्थान में सर्वप्रथम मानवीय हलचल हुई है वो बनास नदी के किनारे हुई है। कि मैंने पहले कहा था कि जो भी प्राचीन मानव था वो अपनी बस्ती नदियों के किनारे बसाते थे। तो यहाँ बनास नदी एक इम्पोर्टेंट नदी हो जाती है। तो बनास नदी के किनारे सर्वप्रथम मानवीय हलचल देखने को मिलती है। बनास नदी यानी मेवाड़ वाला इलाका, तो वहाँ सर्वप्रथम मानवीय हलचल देखने को मिली। मानवीय हलचल देखने को मिली साहब। अब जब बनास नदी है तो बनास नदी ऊपर से पत्थर साथ लाती है, अपने बहाव में पत्थर लाती है। तो इन पत्थरों का उपयोग देखने को मिला। तो आज भी नाथद्वारा या कांकरोली में जाके देखोगे तो ये पत्थर में वहाँ मिलते हैं, देखने को मिल जाते हैं आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। बनास नदी में सर्वप्रथम मानवीय हलचल देखने को मिली। अब हम राजस्थान में जो पाषाण काल के जो स्थल थे, जो स्थल मिले, उनके बारे में पढ़ते हैं। कौन कौन से स्थल मिले, एक एक स्थल को देखेंगे और चीज़ें क्लियर करेंगे। तो पाषाण काल में सबसे पहले देखें तो भीलवाड़ा में एक जगह पड़ती है बागौर। हम देखो किसी भी सभ्यता या किसी भी प्राचीन इतिहास के बारे में पढ़ेंगे, किसी भी स्थल के बारे में पढ़ेंगे, तो उसके लिए 3-4 चीज़ें इंपॉर्टेंट देख लो। पहली, उसकी लोकेशन कहाँ है, कहाँ है वो सब स्थल। दूसरा, किस नदी के किनारे हैं। तीसरा, उत्खनन या खोज किसने की, उसका उत्खनन या बोल दो खोज किसने की। और चौथा, वहाँ से इंपॉर्टेंट साक्ष्य क्या मिले हैं। देखो मेनली हम उन्हीं साक्ष्यों के बारे में बात करते हैं जो पर्टिकुलर उसी जगह से मिले हैं। तो सब जगह से मिले हो तो नॉर्मल उनके लिए कोई क्वेश्चन भी नहीं पूछता। जो चीज़ जहाँ स्पेशली वहीं मिली है, क्वेश्चन उसके बारे में पूछा जाता है। तो हम साक्ष्य में वही चीज़ें पढ़ेंगे जो मेनली वहीं मिली है, और जगह मिली है लेकिन कम मिली है, जहाँ ज़्यादा लेवल पर मिली है उनके चीज़ों में हम बातें करेंगे। तो पढ़ते हैं। सबसे पहले हम पाषाण काल के बारे में, पाषाण काल के कौन कौन से स्थल थे जो राजस्थान में हमें देखने को मिलते हैं। तो सबसे पहले भीलवाड़ा में एक जगह पड़ती है बागौर। बागौर,
तो मैंने कहा था पहले कहाँ, तो कहाँ का देख लिया, भीलवाड़ा में है। कौन सी नदी के किनारे हैं, तो एक कोठारी नदी के किनारे मिली है, क्योंकि सभ्यताओं की जो विकास था वो नदियों के किनारे हुआ है। तो जो बागोर सभ्यता है वो कोठारी नदी के किनारे भीलवाड़ा में मिली है। दूसरी चीज मैंने कहा था कि हम तीसरी चीज देखेंगे, उत्खनन करता या खोज करता कौन है। तो बागोर का जो खोज करता है या उत्खनन करता है वो है वीएन मिश्र। इनका पूरा नाम देखें तो वीरेंद्रनाथ मिश्र है। वीरेंद्रनाथ मिश्र ने इसकी उत्खनन किया था। अब उत्खनन करता, अब साक्ष्य के बारे में बात करें। साक्ष्य मैंने कहा मेनली वही साक्ष्य देखते हैं जो पर्टिकुलर हमें किसी एक स्थान से मिलते हैं, या ये कहूँ कि और से मिले लेकिन ज़्यादातर यहीं से मिलते हैं। तो उनमें देखें, सबसे पहले यहाँ हमें लघु पाषाण उपकरण मिले हैं, पत्थर के छोटे छोटे उपकरण मिले हैं तिकोने आकार के, जिनसे शायद हो सकता है उस समय शिकार किया जाता था, वो उपकरण हमें यहाँ से मिले। दूसरा, हमें यहाँ से कृषि के साक्ष्य मिले हैं और पशुपालन के साक्ष्य मिले हैं। जो पशुपालन के साक्ष्य हैं, अगर देखा जाए किसी भी सभ्यता में, तो सबसे प्राचीन पशुपालन के साक्ष्य कहीं से मिले हैं, तो बागोर से मिले हैं, राजस्थान में। पशुपालन के साक्ष्य मिले तो कृषि तो सौभाग्य की बात है, ऑटोमेटिक आ ही जाएगी। जब पशुपालन करें तो कृषि तो आना, क्योंकि दोनों एक दूसरे से संबंधित ही व्यवसाय हैं। तीसरी चीज और सबसे इंपॉर्टेंट या कोता कर देने वाली बात है कि यहाँ से एक छिद्रित सुई मिली है जिसमें धागा पिरोया हुआ था। छिद्रित सुई मिली है, यानी इनको सिलाई का भी ज्ञान था। उस समय सुई का मिलना कोतक वाली बात है, इनको सिलाई का भी ज्ञान था। तो ये सब चीजें हमें कहाँ से मिले, बागोर से मिले। लघु पाषाण उपकरण, कृषि के साक्ष्य, पशुपालन के साक्ष्य और एक छिद्रित सुई। इसके बाद आगे बात करें तिलवाड़ा, वही चार बातें हम तिलवाड़ा के बारे में पढ़ेंगे। कहाँ से मिली, किस नदी के किनारे मिली, उत्खनन करता या खोज करता कौन था, और साक्ष्य क्या क्या मिले थे। चलो, तिलवाड़ा कहाँ है, बाड़मेर में है, पहली चीज। दूसरी, किस नदी के किनारे हैं, तो ये लूणी नदी के किनारे हैं जो बाड़मेर में बहती है, जिसका उद्गम अजमेर से होता है। वो आप ज्योग्राफी में चीज पढ़ोगे। तो लूणी नदी के किनारे हैं। इसका उत्खनन करता कौन है, तो वही जो हमने बागोर में पढ़ा था, वही इनके उत्खनन करता है। कौन, वीएन मिश्र या वीरेंद्रनाथ मिश्र भी इनके उत्खनन करता है। यहाँ से साक्ष्य क्या क्या मिले, तो देखो हम स्थल पढ़ रहे हैं पाषाण काल के, तो जाहिर सी बात है लघु पाषाण उपकरण तो हर जगह से ही मिले हैं। तो लघु पाषाण उपकरण तो यहाँ से भी मिले थे, लेकिन यहाँ ऐसी स्पेशल क्या चीज़ मिली है जो सिर्फ यहीं मिली है, तो सबसे इम्पोर्टेंट है यहाँ अग्निकुंड के साक्ष्य मिले हैं। अब देखो, इससे हमें ये पता चलता है कि प्राचीन समय में भी लोग धार्मिक थे, लोग देवी देवताओं की पूजा अर्चना किया करते थे। इसलिए हमें यहाँ से अग्निकुंड मिला है, आग के साक्ष्य मिले, अग्नि के साक्ष्य मिले हैं, जिससे हमें पता चलता है कि प्राचीन समय भी धार्मिक भावनाएं रही हैं। ये चीज हमें यहाँ देखने को मिलती है। अग्निकुंड के साक्ष्य मिले हैं। और कृषि पशुपालन तो नॉर्मल है, किसी का भी जीवन यापन करने के लिए पशुपालन और कृषि तो चाहिए। हम आगे भी पढ़ेंगे, बहुत सारी सभ्यताओं के स्थल पढ़ेंगे, वहाँ कृषि और पशुपालन के साक्ष्य नॉर्मली मिलेंगे वहाँ से पशुपालन और कृषि के साक्ष्य मिलेंगे। इसके बाद एक और चीज, वहाँ से 5 आवास स्थल मिले हैं, वहाँ से हमें 5 आवास स्थल भी मिले हैं, यानी रहने की जगह भी मिली है वहाँ से हमें 5। तो ये चीज़ हो गई तिलवाड़ा के बारे में। बागोर पढ़ लिया, तिलवाड़ा पढ़ लिया। अब आगे चलते हैं। अब जो हमें स्थल मिले हैं पाषाण काल के, वो इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, बस उनका नाम याद रखना जरूरी है। कभी कभी एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि निम्न में से कौन सा स्थल पाषाण काल का है और कौन सा स्थल पाषाण काल का नहीं है। तो देख लेते हैं। एक अजमेर में एक जगह पड़ती है बूढ़ा पुष्कर, अजमेर में एक जगह पड़ती है बूढ़ा पुष्कर। दूसरा, डीडवाना में 2 जगह है, जायल और नागौर में 2 जगह है, जायल और डीडवाना। यहाँ से भी हमें पाषाण काल के स्थल मिले हैं। अलवर में एक जगह पड़ती है भानगढ़, वहां से हमें पाषाण काल के उपकरण मिले हैं। और भीलवाड़ा में एक और, पहले हमने पढ़ी थी बागोर, दूसरी है भीलवाड़ा में हमीरगढ़। तो ये स्थल हम पाषाण काल के स्थलों के बारे में पढ़ते हैं। तो मेनली पाषाण काल में इतने ही स्थल हैं।
शायद 6 स्थल हुए हैं। ये 6 स्थल पढ़ लेना, याद कर लेना। बहुत सारे एग्जामों में या पेपर देखोगे आप प्रीवियस ईयर के, तो आपको इनसे ही रिलेटेड क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो हमारा पाषाण काल हो गया। अब पाषाण काल के बाद हम चलते हैं ताम्र पाषाण काल के ऊपर। ताम्र पाषाण काल के स्थल भी हमें राजस्थान में देखने को मिलते हैं। तो बात करते हैं कालीबंगा। कालीबंगा की बात करने से पहले मैं आपको सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में कुछ बताना चाहूंगा। देखो, जब हम आज़ाद हुए थे तो हमारे यहाँ अंग्रेजों का शासन आया। अंग्रेजों के शासन से पहले भारतीयों के साथ एक दिक्कत थी। भारतीयों को इतना पता था कि इतिहास का जो सबसे प्राचीनतम साक्ष्य अगर कोई है अपने इंडिया में या भारत में, तो वो वेद है। वेदों से प्राचीन इतिहास भारतीयों को पता नहीं था। वेदों में मैं मेनली बोलूं तो ऋग्वेद के बारे में। भारतीय इसके अलावा कोई चीज नहीं जानते थे कि अपना इतिहास यहीं से शुरू हुआ है, यहीं से प्रारंभ है। लेकिन अंग्रेज आए। अंग्रेजों को क्या है कि चलती हुई चीज में छेड़खानी करने की आदत रहती थी। तो यहाँ भारत में आए, तो भारत में जब उन्होंने आके देखा है कि भौगोलिक स्थितियाँ, यहाँ का इतिहास वगैरह पढ़े, तो पता चला कि भारत का इतिहास कोई 1500 ईस्वी से प्रारंभ नहीं हो रहा, 1500 ईसा पूर्व से प्रारंभ नहीं हो रहा। ये इतिहास काफ़ी पुराना है। यहाँ तक कि 7500 ईसा पूर्व तक का इतिहास की जानकारी हमें मिलती है। तो फिर हुआ क्या, बात है 1826 की। 1826 में एक अंग्रेज अधिकारी आया जिसका नाम था कैप्टन मेसन। अंग्रेज अधिकारी कैप्टन मेसन ने जब पता लगाया, उसने देखा कि भारत में एक प्राचीन सभ्यता के साक्ष्य मिलते हैं। बस इसने इतना कहा था कि प्राचीन सभ्यता के साक्ष्य मिलते हैं, ना तो इसने नाम दिया ना कुछ और ज़्यादा जानकारियाँ दी। इसके बाद फिर अब अंग्रेजों का राज था, तो अंग्रेज अपने जो माल था, सामान था, फैक्ट्री से कच्चा माल लाना और फैक्ट्री से माल को इंग्लैंड भेजना, तो उसके लिए वो ट्रेन का काम कर रहे थे, ट्रेन बिछा रहे थे। ये बात है 1853 से 1856 के आसपास की। तो 1853 से 1856 के बीच में दो ब्रंटन बिंदु थे, विलियम ब्रंटन और जॉन ब्रंटन। विलियम ब्रंटन और जॉन ब्रंटन, इनको ब्रंटन बंधु भी बोलते हैं, ठीक। इन दोनों ने ये लाहौर से मुल्तान तक, लाहौर से मुल्तान के बीच में रेलवे लाइन का काम चल रहा था, रेलवे लाइन बिछाई जा रही थी। तो उस रेलवे लाइन की जब बिछाई जा रही थी तो उस समय ईंटों की आवश्यकता हुई। तो अब यहाँ जो मजदूर काम कर रहे थे, ये दरअसल इंजीनियर थे दोनों, विलियम ब्रंटन और जॉन ब्रंटन, दो ब्रंटन बिंदु थे, ये दोनों इंजीनियर थे। अब यहाँ जो मजदूर काम कर रहे थे वो तो वहाँ के स्थानीय निवासी थे। तो इन्होंने दोनों ने देखा, इनसे पूछा स्थानीय मजदूरों से कि यहाँ कहीं ईंटें मिल सकती है क्या, ईंटों का कोई कारखाना है क्या। तो इन्होंने कहा कि साहब क्या बात करते हो, यहाँ ईंटें, पूरा का पूरा खदान पड़ी हुई है, पूरी की पूरी खान है यहाँ ईंटों की। तो उन्होंने पूछा कहाँ से आई, ये तो हमें पता नहीं, बहुत पुरानी है और ईंटें बहुत सारी है। तो भी इन्होंने कहा कि पुरानी है तो किसी काम की नहीं होगी, कमज़ोर हो गई। नहीं साहब, बहुत मजबूत ईंटें हैं, हम तो उनको काम में लेते हैं, बहुत मजबूत है, कोई दिक्कत नहीं है। तो फिर विलियम ब्रंटन ने और जॉन ब्रंटन ने भी वहाँ से ईंटें लेना प्रारंभ कर दिया। उस जो वो खान थी, वो स्थल था, वहाँ से जो ईंटें निकल रही थी, तो उसकी खबर इन्होंने इंग्लैंड में भेज दी कि साहब ऐसी ऐसी कोई जगह है हड़प्पा नाम की, उस हड़प्पा से यहाँ से ईंटें निकल रही है। हड़प्पा टीला था एक्चुअली वो, उस टीले को जब खोदा तो नीचे से काफ़ी ईंटें निकलना स्टार्ट हो गई थी। लेकिन उस टाइम भी अंग्रेजों ने इतना ध्यान नहीं दिया कि तुम्हें जिस काम के लिए भेजा वो काम करो और वापिस आ जाओ, ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है साहब। लेकिन अब भारत का किस्मत माने क्या माने, उस टाइम में यहाँ का जो गवर्नर जनरल आया, 1904 की बात बता रहा हूँ मैं, उससे पहले कनिंघम आ गया था, 1870 के आसपास कनिंघम आ गया था, 1873-70 के आसपास
कनिंघम ने यहाँ पर भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की स्थापना की। इसका भारतीय इतिहास में बहुत बड़ा योगदान रहा है। इसने भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की स्थापना की। तो धीरे धीरे जब चीजें, कनिंघम के साथ एक दिक्कत थी, कनिंघम बौद्ध धर्म से काफी प्रेरित था, तो ये बौद्ध धर्म के प्रति ज्यादा इसका लगाव था, तो जो भी चीजें मिलती थी ये बौद्ध धर्म से उनको जोड़ दिया करता था। फिर इसके बाद इसकी बातों पे भी इतना ध्यान नहीं दिया अंग्रेजों ने, तुम्हें जिस काम के लिए भेजा है वो काम करो और वापिस आ जाओ, ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। जो बात ब्रंटन बंधु को बोली थी वही बात इसको भी सुनने को मिली। लेकिन 1904 तक आते आते भारत को एक ऐसा वायसराय मिला, लॉर्ड कर्जन, जो बहुत ही अच्छा या बहुत ही शानदार बंदा था, जिसने भारतीयों को ये बता के गया तुम्हारा इतिहास वेदों से स्टार्ट नहीं हुआ, तुम्हारा इतिहास 7,500 8,500 पुराना इतिहास है। तो वो चीज़ बताने वाला लॉर्ड कर्जन था, जो कि 1904 में भारत में वायसराय के पद पर बनकर आया था। लॉर्ड कर्जन ने भारत में भारतीय पुरातत्व विभाग की स्थापना की। 1904 की बात है, 1904 में भारतीय पुरातत्व विभाग की स्थापना की लॉर्ड कर्जन ने। भारतीय पुरातत्व विभाग की स्थापना करके इसका जो निदेशक बनाया वो भी बंदा शानदार था। ये भारत की खुशकिस्मती है कि भारत में इतने अच्छे अच्छे बंदे अपॉइंट हुए या आए कि भारत का इतिहास जानने का मौका मिला भारतीयों को। इनको तो मिला ही, भारतीयों को भारत का इतिहास जानने का मौका मिला। इसका निदेशक जो बनाया लॉर्ड कर्जन ने वो था जॉन मार्शल। जॉन मार्शल अब जॉन मार्शल ने पुरानी रिपोर्ट उठाना स्टार्ट किया, तो रिपोर्ट पहुंच गई 1853 और 56 की रिपोर्ट। तो उसने देखा कि यहाँ जब रेलवे लाइन बिछाई जा रही थी तो यहाँ कहीं ना कहीं हमें ईंटें मिली थी। उस किले के आसपास गया वो और देखा, तो उसने देखा कि यहाँ कोई ना कोई प्राचीन सभ्यता रही है। उसके बाद उसने एक बंदे को यहाँ उत्खनन करने के लिए भेजा, जॉन मार्शल ने। उस बंदे का नाम था डॉक्टर दयाराम साहनी। दयाराम साहनी। यह बात है 1921 की। 1921 में जॉन मार्शल ने डॉक्टर दयाराम साहनी को हड़प्पा टीले की खुदाई करने के लिए भेजा। तब डॉक्टर दयाराम साहनी ने खुदाई की तो वो आश्चर्यचकित रह गए। जॉन मार्शल आश्चर्यचकित रह गया। 5,000 किलोमीटर में, 5,000 किलोमीटर स्क्वायर में फैली एक सुविकसित सभ्यता, एक सुव्यवस्थित नगर, ऐसा का ऐसा, जहाँ वेल डेवलप्ड ग्रिड सिस्टम, वेल डेवलप्ड रोड सिस्टम, वेल डेवलप्ड वहाँ के मकान, ऐसा का ऐसा उद्योग व्यापार, सब कुछ ऐसा कैसा मिला। ये देखकर आश्चर्यचकित रह गए। कौन? डॉक्टर दयाराम साहनी और जॉन मार्शल। फिर ये देखा कि चलो एक स्थल हो सकता है, ऐसा दूसरा स्थल थोड़ी होगा। लेकिन ये फिर से भारतीयों के लिए एक आश्चर्यचकित करने वाली बात थी कि 375 किलोमीटर दूर हड़प्पा से या इसी टीले से 375 किलोमीटर दूर दूसरा टीला मिला, जिसको बोलते हैं आज मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो। इसी मोहनजोदड़ो में जैसा का जैसा स्ट्रक्चर हमें हड़प्पा से मिला, वैसा का वैसा स्ट्रक्चर हमें मोहनजोदड़ो से देखने को मिलता है। वही ग्रिड सिस्टम, वही रोड सिस्टम, वही उद्योग, वही व्यापार। तो ये देखकर जॉन मार्शल आश्चर्यचकित रह गए। लेकिन एक अंग्रेज अधिकारी है या अंग्रेज इतिहासकार है पिगट, तो पिगट ने मोहनजोदड़ो और हड़प्पा के लिए एक लाइन कही है कि मोहनजोदड़ो और हड़प्पा ऐसा लगता है कि किसी एक बड़े साम्राज्य की दो राजधानियां हो। तो पिगट ने मोहनजोदड़ो और हड़प्पा को सिंधु घाटी सभ्यता की जुड़वा राजधानियां कहा है।
ठीक है, तो सर मोहनजोदड़ो हड़प्पा तो इंडियन हिस्ट्री में आती है, लेकिन हम तो राजस्थानी हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, तो इनका यहाँ क्या काम? तो सुनो, जैसा का जैसा मोहनजोदड़ो और जैसा का जैसा हड़प्पा में देखने को मिलता है। एक्चुअली हुआ क्या था कि जब 1947 में भारत और क्योंकि हड़प्पा और मोहनजोदड़ो कहाँ है? पाकिस्तान में। जब 1947 में भारत और पाकिस्तान का विभाजन हुआ तो सारी की सारी साइट्स जो 1947 से पहले खोजी गई थी वो सब पाकिस्तान में चली गई। मैक्सिमम साइट पाकिस्तान में चली गई थी, भारत में बहुत कम साइट्स मिली थी। लेकिन उसके बाद फिर यहाँ के जो इतिहासकार थे वो उन्होंने खोजना स्टार्ट किया कि नहीं, ऐसा थोड़ी हो सकता है। अगर पाकिस्तान के पंजाब में कुछ साइट्स मिली है तो भारत के पंजाब में कुछ साइट्स मिलेगी। तो यहाँ उत्खनन करना स्टार्ट करते हैं। तो 1952 में एक बंदा आया जिसका नाम है अमलानंद घोष। उसने यहाँ उत्खनन करना स्टार्ट किया तो उसने पाया कि जैसा हड़प्पा था, जैसा मोहनजोदड़ो था, वैसा का वैसा ही स्थल हमारे हनुमानगढ़ राजस्थान में मिला, जिसको हम आज कालीबंगा के नाम से जानते हैं। तो कालीबंगा की खोज इस आधार पे हुई, अमलानंद घोष ने की। फिर कालीबंगा में भी वैसा का वैसा ग्रिड सिस्टम, वैसे की वैसी रोड सिस्टम, सब कुछ उद्योग धंधे व्यापार वैसा का वैसा ही था। तो अमलानंद घोष ने इसके बारे में एक बात कही हमारे बीकानेर में। चलो पहले एक बार इसके बारे में कालीबंगा के बारे में देख लेते हैं, फिर देखें कालीबंगा की। वही कालीबंगा कहाँ है, किस नदी के किनारे बह रही है, क्या क्या साक्ष्य मिले, उत्खनन किसने किया, इन सब चीज़ों के बारे में पढ़ना स्टार्ट करते हैं, देख लेते हैं एक बार। वैसे अगर देखा जाए कालीबंगा को हम आगे डिटेल से पढ़ेंगे, कुछ चीज़ें हैं कालीबंगा से जुड़ी, पहले ये चीज़ें देखते हैं हम। कालीबंगा कहाँ स्थित है? तो हनुमानगढ़ में स्थित है। हनुमानगढ़ डिस्ट्रिक्ट, हनुमानगढ़ पंजाब का इलाका वो आसपास लगता है, तो वहाँ हनुमानगढ़ है। किस नदी के किनारे स्थित है? तो नदी का नाम है घग्गर, जिसको प्राचीन समय में सरस्वती नदी भी कहा जाता था, या जिसको वेदों में द्वैस्वती नदी कहा गया है। पूछ लेता है, ये नाम इनके याद रखना, द्वैस्वती नदी, सरस्वती, या आज के टाइम में बोलें तो उसको बोलते हैं घग्गर नदी। ठीक है, तो कालीबंगा हनुमानगढ़ में है। कौन सी नदी है? घग्गर नदी है। कालीबंगा देखो, बंगा का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? आपने सुना भी होगा, मेनली बंगड़ी। अपने राजस्थान में तो बंगड़ी बोलते हैं, जो हाथों में पहनते चूड़ी, बंगड़ी चूड़ी को बोलते हैं। तो बंगा का शाब्दिक अर्थ होता है चूड़िया, क्योंकि कालीबंगा एक पंजाबी शब्द है, तो इसका मतलब बंगा। पंजाब में वेस्टली चूड़ी को बंगा बोलते हैं, गाना भी है, मुझे अभी याद नहीं रहा, उस बंगा नाम आ रहा है उस शब्द में, तो चूड़ियों के लिए बोल रहे हैं। तो बंगा का मतलब चूड़ियाँ, और कौन सी चूड़ियाँ? काली चूड़ियाँ, काली बंगा काली चूड़ियाँ। तो इसका शाब्दिक अर्थ होता है काली चूड़ियाँ। ठीक है सर, सर आपने बता दिया कहाँ है, कौन सी नदी है बता दिया, इसका शाब्दिक अर्थ बता दिया। अब इसका उत्खनन किसने किया, कि खोज किसने की, उसके बारे में देख लेते हैं। तो हम मेनली देखें इसके उत्खनन करता कौन है। इसके उत्खनन करता है अमलानंद घोष, जिन्होंने इसका उत्खनन किया था 1952 में। अब देखो अमलानंद घोष ने क्या किया। अमलानंद घोष ने ये देखा, ओनली खोज की, यानी उत्खनन करना स्टार्ट नहीं किया, खोज की यहाँ कोई सभ्यता है और उसका नाम कालीबंगा रख दिया। लेकिन इसका जो वास्तविक उत्खनन है, इसकी खुदाई किसने की? तो दो बंदों के नाम आप मेनली पढ़ोगे, एक तो है बीके थापर यानी बाल कृष्ण थापर, और दूसरा है बीवी लाल यानी ब्रजवासी लाल। वास्तविक उत्खननकर्ता को हम इन्हीं नामों से जानते हैं, कालीबंगा। इन्होंने 5 स्तरों तक इसकी खुदाई की। अब 5 स्तर क्या है? देखो, जो प्राचीन सभ्यताएं थी वो जमीन में दबी हुई थी, तो पहले इन्होंने कुछ खोदना स्टार्ट किया, कुछ साक्ष्य मिले, फिर खोदा, फिर कुछ साक्ष्य मिले, फिर खोदा, यानी ऐसे करके इन्होंने 5 स्टेप में, 5 स्तरों में इसकी खुदाई करना स्टार्ट किया। कालीबंगा के साथ एक चीज बड़ी रोचक है,
इसमें ये बात है कि कालीबंगा से प्राक व विकसित हड़प्पा, यानी जब हड़प्पा की खोज हुई थी तो हड़प्पा के बारे में उसका टाइम पीरियड जब देखा जाता है तो उस टाइम पीरियड से भी पहले की और उस टाइम पीरियड के बाद की भी दोनों चीज़ें, दोनों के साक्ष्य हमें कालीबंगा से देखने को मिलते हैं, दोनों के अवशेष हमें कालीबंगा से देखने को मिलते हैं। विकसित और प्राक हड़प्पा दोनों के साक्ष्य हमें कहाँ से मिलते हैं? कालीबंगा से देखने को मिलते हैं। ये चीज़ हो गई कालीबंगा के बारे में। अब देखो, मैं इसके लिए आपको जो चीज़ बता रहा था वो, अब देखो एक चीज़ बता रहा हूँ। अमलानंद घोष ने जब इसकी खोज की तो अमलानंद घोष ने हमारे बीकानेर के आसपास एक जगह पड़ती है सोथी, तो सोथी से भी एक सभ्यता की खोज हुई थी। उसका नाम सोथी सभ्यता ही बीकानेर में मिली है। उसके दो केंद्र थे, पुंगल और सावणिया। तो अमलानंद घोष का ये कहना था कि कालीबंगा का जो विकास है या कालीबंगा कहाँ से शुरू हुई है, तो बीकानेर में सोती सभ्यता मिली है। तो सोती सभ्यता से ही कालीबंगा का नहीं, पूरी सिंधु घाटी सभ्यता का विकास माना जाता है। तो अमलानंद घोष ने उस सोती सभ्यता को कालीबंगा प्रथम के नाम से कहा। क्या कहा? अमलानंद घोष के अनुसार कालीबंगा सभ्यता का विकास बीकानेर की सोती सभ्यता से हुआ था, इसलिए सोती सभ्यता को कालीबंगा प्रथम भी कहते हैं। कालीबंगा प्रथम के नाम से भी जानते हैं सोती सभ्यता को। जो ये सोती सभ्यता थी, इसके मेनली दो केंद्र थे बीकानेर में, एक तो था पुंगल और एक था सावणिया। ये दो मेनली इसके सेंटर थे बीकानेर में सोती सभ्यता के। जैसे हम सिंधु घाटी सभ्यता के काफ़ी सारे स्थल पढ़ रहे हैं, वैसे सोती सभ्यता के दो केंद्र थे, पुंगल और सावणिया। ठीक है। इसके बाद एक और अपने इतिहासकार आते हैं जिनका नाम आपने बेसिकली सुना भी होगा, डॉक्टर दशरथ शर्मा। काफ़ी अच्छे इतिहासकार रहे हैं, हम आगे भी उनके बारे में डिटेल से कुछ चीज़ें देखेंगे। इन्होंने कालीबंगा के बारे में एक लाइन बोली थी जो मैंने आपको पहले बता दी, नहीं बताई तो अब देखो। मैंने एक चीज़ कहा था आपको कि जो कालीबंगा सभ्यता थी वो हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की जैसे में मिली है। सारी चीज़, ग्रिड सिस्टम, रोड सिस्टम और उद्योग व्यापार सब वैसे मिले हैं जैसे हमें हड़प्पा और मोहनजोदड़ो से मिले हैं। तो डॉक्टर दशरथ शर्मा, जैसे पिगट ने मोहनजोदड़ो और हड़प्पा को जुड़वा राजधानी कहा, वैसे ही डॉक्टर दशरथ शर्मा ने कालीबंगा को सिंधु घाटी सभ्यता की या सिंधु सभ्यता की तीसरी राजधानी बताई। इस सिंधु घाटी सभ्यता की तीसरी राजधानी किसी को बताएं तो वो है कालीबंगा। कालीबंगा को तो डॉक्टर दशरथ शर्मा ने सिंधु घाटी की सभ्यता की तीसरी राजधानी बताई। क्यों? क्योंकि यह भी वैसी की वैसी मिली जैसे हमें मोहनजोदड़ो और हड़प्पा मिली। ये जी, अब बात करते हैं इसके साक्ष्य की। इसमें क्या क्या साक्ष्य मिले हमें? तो साक्ष्य के बारे में हम कल डिटेल से पढ़ेंगे। पढ़ते रहिए, देखते रहिए, ये सीरीज लंबी चलने वाली है। एक एक चीज़ों को क्लियर करते हुए चलेंगे जिससे आपको भी फ़ायदा हो और हमें भी अच्छा लगे। आज के लिए इतना काफ़ी है।